अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में आपके साथ 3-4 अहम खबरें डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि एक अहम फैसला हुआ है DGISI की तैनाती के हवाले से, और वो फैसला क्या है, क्यों है, इसके ऊपर बात होगी। फिर आपसे जिक्र करेंगे कि किस तरह से जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं वो मुतासर हो रही हैं, क्योंकि अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और अब इसकी ताज़ा मिसालें कौन सी हैं? परवेज़ इलाही साहब, जो कि पिम्स अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए थे, वो काफ़ी देर तक अटक जेल नहीं पहुंचे। तो वो कहाँ गए और क्यों उन्हें जल्दी से अटक जेल नहीं पहुंचाया गया? ये भी बड़ा अहम सवाल है, और इसके ऊपर भी थोड़ी बात होगी। वकला क्या सोच रहे हैं जो अदालत के साथ हो रहा है, उनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा, कानून और आइन की हुक्मरानी कहीं नज़र नहीं आ रही। तो इस सिलसिले में एक बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, और इसके सुर्खेल बन रहे हैं इस वक्त एतजाज़ एहसन साहब अगैन, और साथ में उनको ज्वाइन कर रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब। क्या उन्होंने दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे, और आपसे ये सारे मामलात के बाद बताएंगे आपको कि मामला जा किधर रहा है, और जज अमजद रफ़ीक साहब ने क्या हुक्मनामा जारी किया है। तो ये सब खबरें हैं जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जनरल नदीम अंजुम साहब के हवाले से आपको अहम खबर दे दें। DGISI जनरल नदीम अंजुम के हवाले से कुछ अरसा पहले भी खबर आई थी, कुछ महीने पहले खबर आई थी कि उनको एक्सटेंशन दी जा रही है, और इस सिलसिले में ये बात की जा रही थी कि उनको शायद 1 साल की या फिर 2 साल की मुद्दत में तौसी उनके की जा रही है। ये बड़ा ऑब्वियस था कि जनरल नदीम अंजुम साहब आसिम मुनीर साहब के काफ़ी क्लोज समझे जाते हैं, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है एक काम के हवाले से। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि आसिम मुनीर साहब के आने के बाद जब उनका टेन्योर मुकम्मल हो रहा होगा एज DGISI, तो हो सकता है कि उनको कोई उसमें मज़ीद तौसी दी जा सके। ये भी खबर आ रही है, और ये नून लीग के जो करीबी ज़राए हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि ख़ुद मियाँ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी नदीम अंजुम साहब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, उनको काफ़ी ट्रस्ट करते हैं और उनको पसंद करते हैं। और मियाँ साहब तो शायद अगर इस पोजीशन में होते, या जनरल साहब अगर इस पोजीशन में होते कि उन्हें आर्मी चीफ़ की वो कहीं लिस्ट में शामिल होते, तो शायद उनको आर्मी चीफ़ के लिए भी कंसिडर किया जाता। लेकिन बहरहाल वो तो ज़ाहिर है कि अब उस वाली कैटेगरी में तो अब नहीं वो फॉल कर रहे कि जहाँ पे वो आर्मी चीफ़ की पोजीशन के लिए अहल हों। तो इस सूरत में अब ये काफ़ी अरसे से खबरें चल रही थी कि उनकी जो DGISI के तौर पर ही खिदमात हैं उनको मज़ीद तौसी दी जाए, और इस सिलसिले में गो अहेड मिला है PMLN की तरफ से भी। मियाँ साहब भी ये बात कर रहे हैं कि वो इस ओहदे पर तैनात रहें, और मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब भी उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हैं, तो वो भी इसी तरह जो मौजूदा फ़ौज का एक स्टेटस को है उसके साथ ही फ़िलहाल चलना चाह रहे हैं, तो उसमें मज़ीद वो कोई तब्दीली नहीं चाह रहे हैं। तो ये सारे सिनेरियो के बाद अब ये कहा जा सकता है, ये सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि DGISI को मज़ीद तौसी मिलने जा रही है अपने मुद्दत में, ओहदे में, और इस सिलसिले में या तो उन्हें 1 साल की तौसी ऑफ़र कर दी जाएगी, और या फिर 6 माह की कम अज़ कम तौसी उनको दे दी जाएगी, और फ़िलहाल कोई नए DGISI तैनात नहीं किए जाएंगे। जहाँ तक PMLN के इस फैसले का ताल्लुक है, तो मैं ये सोच रही थी कि मियाँ साहब तो हमेशा बड़े बुलंद आवाज़ इस पर समझे जाते हैं कि जी वो एक्सटेंशन के बड़े ख़िलाफ़ हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो ये दलीलें देते थे कि राहील शरीफ साहब के साथ उनके मामलात ख़राब ही इस बात पर हुए कि वो राहील शरीफ को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि ना सिर्फ ये कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में PMLN ने एज ए जमात वोट डाला मियाँ साहब की मंजूरी के साथ, बल्कि इसके साथ साथ अब DGISI की एक्सटेंशन के लिए भी जो मियाँ साहब हैं वो विलिंग दिखाई देते हैं। तो जहाँ पर ये लोग एक उसूल, एक मौक़िफ़ अपनाते हैं किसी एक शख्सियत के लिए, तो वहाँ पर इनके मौक़िफ़ बदल जाते हैं किसी दूसरी शख्सियत के लिए। और ये शायद मेरा ख्याल है और भी सियासतदानों में मामलात हैं ऐसे। मैंने इमरान खान साहब को भी सुना हुआ है कि जब वो भी इस बात के हक़ में नहीं थे कि एक्सटेंशन मिलनी चाहिए आर्मी चीफ़ को, लेकिन उन्होंने भी अपने हाथ से आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दी और फिर भुगता भी। और अब यही सूरत हाल हमें यहाँ पर PMLN की भी नज़र आ रही है। तो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन हो या DGISI की एक्सटेंशन हो, या इवन सिविलियन ओहदों पर भी मौजूद, अहम ओहदों पर भी मौजूद किसी भी शख्स की एक्सटेंशन हो,
पर्सनली मेरा भी ये ख्याल है, और जितने भी दानिश्वर लोग हैं वो इस बात से इत्तेफाक करते नज़र आते हैं कि एक्सटेंशन का जो सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो इससे जो मातहत लोग हैं जिनकी प्रमोशंस रुकी हुई होती हैं उनकी थोड़ी हक तलफी होती है कि जो आगे उनका अब मौका उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। और फिर इसके साथ साथ इससे एक ये तासुर उभरता है कि अगर कोई शख्सियत अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लाजिम व मलजूम है उस इदारे की बका के लिए, बल्कि ये इससे तासुर तो यूँ जाना चाहिए कि उसके पीछे भी उतने ही काबिल और अहल लोग मौजूद हैं जो के मामलात को उसी तरह लेकर चलने के काबिल हैं। तो इस सूरत में अगर आप एक्सटेंशन किसी को देते हैं तो उससे तासुर ये मिलता है कि भाई यही एक काबिल शख्सियत रह गई थी और बाकी जो लोग हैं वो उसके पीछे उतने अहल नहीं हैं कि शायद वो उस तरह से मामलात को लेकर चल सकें। और तीसरी जो इसमें एक कबाहत नज़र आती है वो ये कि फिर इसमें ज़ाती पसंद और नापसंद का एलिमेंट जो है वो ज़ाहिर है काफ़ी ऑब्वियस हो जाता है कि अगर कोई वज़ीर आज़म किसी भी आर्मी चीफ़ को या DGISI को एक्सटेंशन देता है या उसकी तोसी करता है तो यही तासुर मिलता है कि जी इनकी कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग है, तो लिहाजा अब ये किसी प्लानिंग के तहत जो है दोनों साथ मिलकर चल रहे हैं। और इसी तरह अगर और भी मामलात में हम यही देखें तो फिर इससे यही तासुर उभरता है कि शायद ये कोई अंडरस्टैंडिंग जो है मुल्की मफाद की खातिर है या कोई पर्सनल इंटरेस्ट की खातिर है। तो ये फिर बहुत सारे मुतनाज़ बातें जो हैं इनके ऊपर शुरू हो जाती हैं। और फिर मेरा ख्याल है फ़ौज के इदारे को मैं अगर एक तरफ रख भी दूँ तो फिर भी जहाँ कहीं भी इस तरह के मामलात होते हैं वहाँ जो मातहत लोग होते हैं उनके अंदर एक बेचैनी पाई जाती है और वो इस तरह की सिचुएशन पर कभी भी बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। भाई अगर मेरा ऊपर कोई सीनियर है और वो जाए और उसके बाद मेरी बारी है कि मुझे कोई सीनियर प्रोग्राम मिल रहा है या कोई बेहतर ज़्यादा स्लॉट मिल रही है, तो अगर उसको किसी वजह से एक्सटेंशन दी जाती है तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर एक बेचैनी होगी कि जैसे मेरी हक तलफी हो रही है। तो ये एक ऑटोमेटिक सा एक मेरा ख्याल है ह्यूमन फितरी रद्द-ए-अमल है। लेकिन बहरहाल जी ये एक अहम ख़बर है जो आपके साथ हमने शेयर कर दी है। बाकी अब ज़रा आ जाते हैं कि कोर्ट कचहरी के मामलात जो हैं वो भी कुछ इतने कंफर्टेबल सिचुएशन में नज़र नहीं आ रहे। जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी और फिर उनकी दोबारा गिरफ़्तारी, फिर उनकी रिहाई के लिए नोटिफिकेशन और फिर जिस तरह से उनके मामलात थे उसके बारे में बताया, और अल्टीमेटली आपको मैंने बताया कि किस तरह से तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई है। और इस मामले में जो जज अमजद रफ़ीक साहब हैं, आई मस्ट से कि बड़े कम ऐसे जज हैं जो अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद के हवाले से बड़े क्लियर हैं और उसमें कोई वो एक सख्त स्टैंड लेने पर भी हमें तैयार नज़र आते हैं। लेकिन जनरली हमें एक कमज़ोरी नज़र आई अदलिया में कि वो फ़ैसले सही हैं या गलत हैं ये तो आप मामला एक तरफ रख दें, लेकिन जब एक अथॉरिटी है तो फिर इसका मतलब वो है, जब आइन उसको पावर देता है तो इसका मतलब वो पावर्स उसके पास हैं। और जब आइन आपको ये पाबंद करता है कि रियासती इदारे वो तमाम अहकामात या ऑर्डर्स या फ़ैसले मानने और मनवाने के पाबंद हैं जो अदालत देती है, तो फिर उसके बाद आपके पास कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि आप उन पर अमल दरामद ना करें। अब आप उनसे इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें, उस पर अमल दरामद तो होना ही आइन का तकाजा भी है। और यही एक वो रूल है कि जिसके ऊपर आपकी रियासत का पूरा एक ढांचा जो है वो खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल हमें मुख्तलिफ दिखाई देती है। मुख्तलिफ अदालतों ने बहुत सारे लोगों की रिहाइयों के अहकामात और फ़ैसले दिए, लेकिन हमने देखा कि बाहर निकलते साथ ही वो लीडर्स, वो कारकुनान गिरफ्तार होते नज़र आए। और अभी रिसेंटली भी आज मैंने ये खबर देखी कि 36 कारकुनों को रिहाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई के अहकामात जारी किए, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इधर लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर उसके बाद अब फाइनली ये खबर सामने आई है कि जज साहब ने जो अपना फाइनल ऑर्डर ऑफ द डे लिखवाया है उसमें उन्होंने ये हुक्म दिया है कि कल सुबह हर सूरत चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सेशन जज साहब खुद बाजियाब करा के कोर्ट में पेश करें। मतलब अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि जज बेचारे ना सिर्फ ये कि ये फैसला लिख के देंगे कि भाई आप घर जा सकते हैं, बल्कि मुझे लगता है वो अपनी गाड़ी में बिठा के उसको छोड़ने भी जाएंगे मुलजिम को, क्योंकि अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि जज के फैसले की तो कोई अहमियत रही नहीं, तो अब वो बेचारों को इस हद तक उस पर पहरा देना पड़ेगा अपने फ़ैसलों के ऊपर कि वो खुद अपनी गाड़ी में ही शायद मुलजिमान को बिठाकर घर छोड़ के आएँ तो शायद कुछ बात बन जाए। बल्कि मेरा तो मशवरा ये है कि अपने घर ही ले जाएं, क्योंकि आप छोड़ के जाएंगे तो वो फिर दोबारा धावा ना बोल दें। तो ये वाली सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। बहरहाल जी सेशन जज साहब को ये ड्यूटी लगाई है जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने कि भैया आपने लेकर पहुँचना है। तो अब देखते हैं जी इस पर क्या होता है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जैसा मैंने आपको बताया था कि पिम्स अस्पताल में उनको लेके गए थे जब उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसके बाद फिर मुन्निस इलाही साहब के एक ट्वीट ने सबको हैरान किया जब उन्होंने ये बताया कि 3.5 घंटे का वक्त गुजरने के बावजूद भी वो दोबारा अटक जेल नहीं पहुँचे। मतलब
पिम्स से वो रवाना हुए हैं और उसके बाद 3.5 घंटे गुजर गए, 1 बजे उन्हें डिस्चार्ज किया गया और फिर उसके बाद 3:30 बजे तक भी वो 4:30 बजे तक भी वो नहीं पहुंचे थे अटक जेल। तो मोनिस इलाही साहब इस बात के ऊपर काफ़ी तशवीश में मुब्तला थे कि फिर वो कहाँ चले गए, उन्हें कहाँ ले जाया गया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी डेवलपमेंट है, ये देखना होगा कि वाकई ऐसा हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो परवेज़ इलाही साहब को कहाँ ले जाया गया, किससे मुलाकात कराई गई है। क्योंकि जो पेशरफ्त केस में लग रही है उससे तो ये लग रहा है कि कल हर सूरत परवेज़ इलाही साहब को लाहौर हाई कोर्ट जो है वो रिहा करवाने के लिए बिल्कुल हमें क्लैरिटी से नज़र आ रही है। अगरचे दूसरी तरफ से भी एक ये ऑप्शन लिया गया है कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है उनकी रिहाई के हुक्म के ख़िलाफ़। तो अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई शुरू हो जाती है तो फिर तो अल्टीमेटली मामला जो है वो थोड़ा लटक सकता है। लेकिन अदरवाइज़ तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जो परवेज़ इलाही साहब का मामला है उसमें कल शायद उन्हें रिलीफ फाइनली मिल ही जाए। तो अब देखना होगा कि इस आखिरी एक दिन के से पहले अगर उनकी ये कोई एब्सेंस है तो ये क्या एक रूटीन का मैटर है या मोनिस इलाही साहब को कोई गलतफहमी हुई है या फिर वाकई उनकी कोई ख़ास मुलाकात हुई है जिसमें उन्हें कोई ख़ास ऑफ़र की गई हो या ख़ास डराया धमकाया गया हो। तो ये अब आपको अगले चंद दिनों में कोई स्टोरी खुलती नज़र शायद आ ही जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि ये तमाम मामला जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं कि जिस तरह से अदालतें अपने फ़ैसले बिल्कुल बरकरार नहीं रख पा रही, उन पे अमल दरामद नहीं करवा रही, उन पे पहरा नहीं दे पा रही, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि अदालतों के फ़ैसलों की कोई वक़्त नहीं रह गई है। आईने पाकिस्तान की, कानून की कोई वक़्त नहीं रह गई है और इसलिए जिसका जो दिल करता फिर रहा है वो कर रहा है। जैसे कि 90 दिन के इंतखाबात का मामला, एक दफ़ा ये रूल टूटा तो अब टूट रहा है और अब आम इंतखाबात के हवाले से भी यही खदशात अपनी जगह मौजूद हैं कि जनाब 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से अदालतें जो फैसले करती हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता। जो इमरान खान साहब के हवाले से कुछ गैर कानूनी चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर भी लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी तफसील से बात की है और वो ये सब चीज़ों को महसूस करते हुए समझते हैं कि एक वकला तहरीक की ज़रूरत है मुल्क में, जो कि आइन और क़ानून की हुक्मरानी की बहाली के लिए हो, जो कि शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए हो, जो कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर आवाज़ उठाने और उनको रोकने के लिए हो। तो इस सिलसिले में उन्होंने ऐलान ये किया है कि पेशावर से ये तहरीक शुरू की जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे मुल्क में फैल जाएगी। जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि शायद इस सिलसिले में जलसे जुलूस, रैलियों और कन्वेंशंस का इनेकाद किया जाएगा और हमें नज़र आएगा कि शायद वकला जो हैं वो कुछ सड़कों पर आ रहे हैं और एक प्रेशर बढ़ेगा। देखिए, प्रेशर तो एक बढ़ता है जब अवाम भी बाहर निकले हुए हैं, ताजिर भी बाहर निकले हुए हैं, लोग बिजली के बिल लेके निकले हैं, ताजिर अपने रोने लेके बेचारे निकले हुए हैं और अब तो शायद ये भी खबरें आ रही हैं कि मार्केट्स जल्द बंद करवाने के लिए भी कोई प्लानिंग की जा रही है। तो उस सूरत में तो वो और चीखेंगे कि जी एक तो पहले बिल इतना भेज देते हैं, ऊपर से अगर हमारा कारोबार का जो टाइम है वो महदूद कर दिया जाएगा तो फिर हम ये भी बिल कैसे भरेंगे। तो अभी उसमें भी उन्हें हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो भी जाहिर है कि उस पर सरापा एहतजाज होंगे। तो एक जो हमें नज़र आ रही है ओवरऑल बेचैनी सी माशरे में और लोगों का सड़कों पर होना, एहतजाज वगैरह, जल्द से जुलूस, ये सब चीज़ें हमें आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और इसमें अगर वकला भी शामिल हो जाते हैं तो वकला की भी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है, उसमें जाहिर है कि फिर वो एक काफ़ी बड़ी मुश्किल हो सकती है पूरे सेटअप के लिए, स्टेटस को के लिए, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि वकला तहरीक ने काफ़ी ज़्यादा दांत खट्टे कर दिए थे उस वक्त के फ़ौजी आमिर सरदर परवेज़ मुशर्रफ के। ये अलग बात है कि उस पर बहुत सी कहानियाँ हैं कि शायद वो अंदर से भी इदारे की कुछ उन्हें सपोर्ट थी और बहुत सारे और मामलात भी थे। और एक जो बहुत बड़ी वजह थी उस वक्त वकला तहरीक की कामयाबी की, वो ये भी थी कि तमाम वकला भी यूनाइटेड थे। वहाँ पर हमें जो तमाम सियासी जमातें हैं वो एक पेज पर नज़र आती थीं वकला तहरीक में और सब इस बात पर मुत्तफिक नज़र आते थे कि जनाब ये अदलिया बहाल होनी चाहिए वगैरह वगैरह, जो उनके कॉज थे उसके लिए। लेकिन अब मुझे सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। एक तो ये कि अदलिया में बहुत ज़्यादा अदलिया में खुद से मतलब बदौर इदारा अदलिया में बड़ी डिवीज़न है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वकला में भी बड़ी डिवीज़न नज़र आती है। नंबर 3 वकला की तंजीमों में भी बड़ी डिवीज़न नज़र आती है। पाकिस्तान बार काउंसिल कुछ कह रही है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कुछ कह रही है और PMLN के वकला कोई एक मौक़िफ़ देते हैं तो PTI के वकला कोई दूसरा मौक़िफ़ देते हैं। तो वकला में जब डिवीज़न होगी तो ज़ाहिर है उनकी आवाज़ उतनी तवाना नहीं होगी। और इसके अलावा ये भी फिर देखना होगा कि जो इसके जो कॉज है, इसका जो इसका टारगेट है
وہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے. اگر وہ یہ الیکشنز کے کال کے لیے بات کر رہے ہیں تو وہ تو اگر کوئی شیڈیول جاری ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس میں پھر لگے گا کہ اب چیزیں تو اچیو ہو رہی ہیں، تو اس میں پھر اتنی زیادہ انتھوزیازم نظر نہیں شاید آئے. تو میرے خیال سے ایک اچھی چیز ہے کہ وکلا کو اپنی پریزنس کا احساس دلانا چاہیے، اور یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کے لیے جد و جہد کریں. لیکن کیا یہ اتنی ہی کامیاب تحریک ہوگی، اس کو ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا. اس کے اوپر ابھی کافی ifs اینڈ بٹس بہرحال موجود ہیں. باقی لطیف کھوسہ صاحب نے ایک اور امپورٹنٹ بات بھی کی اس پریس کانفرنس میں، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ انہیں جیل میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسی خدا نخواستہ کوئی انہونی ہوتی ہے، کوئی ایسی واردات ڈالی جاتی ہے، تو شاید ملک کے لیے یہ بہت خطرناک ہوگا، ملک کی سلامتی کے لیے بہت خطرناک ہوگا. کیونکہ اس طرح کی سچویشن جب پہلے ہی ایک لاوا پھٹنے کو تیار ہے، اور ایسا کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے جس میں عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو پھر لوگوں کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور پھر یہ پاکستان کی سلامتی داؤ پر لگ جائے گی. تو بڑے انہوں نے خدشات کا اظہار کیا. وی ہوپ کہ ایسی چیزیں نہ ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو اس وقت ایک چیز نظر آ رہی ہے بڑی واضح، وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ فی الحال جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ کوئی عقل سمجھ سے نہیں ہو رہے، وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ابھی تک معاشرے میں بے چینی بھی نظر آ رہی ہے اور چیزوں کا سلوشن نظر نہیں آ رہا. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.